स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो क्लास 10 के दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। और आज की इस वीडियो को स्किप करके जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो जेक बोर्ड के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो विद्यार्थी क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम देने वाले, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं जेक बोर्ड से। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है। ऐसे कहें तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दोस्तों बताया जा रहा है ताकि आप सभी का जो एग्जाम होगा, ठीक है, 2023 में जेक बोर्ड से क्लास 10 के लिए, उसमें कुछ सहयोग आप सभी को यहाँ से जो है मिल सके। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लीजिए। आज की इस वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, ठीक है। एग्जाम में 100% प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम 2023 में, ठीक है। और जिस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का शुरू का जो पेज का क्लिप दिख रहा है, इसी प्रकार का 2023 का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और दोस्तों आज का ये वीडियो जो आपका है सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहने वाला है जो कि दोस्तों आपका विज्ञान यानी कि साइंस का रहने वाला है, ठीक है। इससे पहले जो है मैथ का दोस्तों यहाँ पर अपलोड हो चुका है, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद जरूर से एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें खास बात है कि सब्जेक्टिव में टोटल 19 प्रश्न होगा, ठीक है। जो विद्यार्थी को नहीं पता समझ ले, सब्जेक्टिव में टोटल 19 प्रश्न रहेगा, 7 वेरी शॉर्ट का, 7 शॉर्ट का और 5 लॉन्ग का, जिसमें से आपको 13 का सही जवाब देना, ठीक है। 19 में से 13 का सही जवाब देना है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, ठीक है। और घबराना नहीं है, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, ठीक है। सबसे पहले आता है सेक्शन है जिसमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, आंसर एनी 5 क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें 7 प्रश्न है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और टोटल 10 नंबर का जो प्रश्न है वेरी शॉर्ट का रहने वाला, ठीक है। अब चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है कि ओम के नियम के आधार पर, ठीक है, विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। काफी ज्यादा VVI इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ से जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ओम के नियम के आधार पर दोस्तों विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि ओम के नियम के अनुसार चालक के सिरे के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मैं आपको बताया था कि ओम के नियम में जो है V जो है दोस्तों ये समानुपाती होता है I का, ठीक है। V मतलब विभवांतर दोस्तों और I मतलब आपका जो है विद्युत धारा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर अगर हम लोग समानुपाती का साइन जो दोस्तों हटाते हैं तो V बराबर हम लोग IR लिखते हैं, ठीक है। V बराबर IR लिखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, यानी कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो जब किसी चालक में, ठीक है, चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे 1 एम्पियर जो विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि I बराबर, ठीक है, विद्युत धारा बराबर यहाँ पर Q/T। Q किसको कहेंगे दोस्तों, आवेश को, T कहते हैं समय को, ठीक है। अगर Q आवेश भी आपका 1 है और समय भी आपका दोस्तों 1 है तो आपका जो है दोस्तों विद्युत धारा भी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। सूत्र याद रहेगा तो आप जो है आंसर को खुद पर खुद लिख सकेंगे, ठीक है। इसलिए जितना भी हो सके इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। और आपको दोस्तों यहाँ पर जो भी समझा रहे हैं उसे समझ लीजिए, ठीक है। कॉपी पे बाद में नोट कीजिएगा, लेकिन समझना सबसे पहले जरूरी है। समझ लेते हो तो समझिए कि 90% जो आपका क्वेश्चन जो है इसे ऐसे ही आप बना सकते हैं, ठीक है, बिना कॉपी पे नोट किए समझने के बाद। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर में है कि किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर, ठीक है, प्रतिरोधकता पर जो क्रिया क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न समझिए, किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि दोस्तों ये आपका एक तार है, ठीक है, यहाँ पर समझ लिए एक तार है आप सभी का, और इसका जो दोस्तों ये लंबाई जो है, ठीक है, लंबाई इसका जो है एरिया है दोस्तों, इसका जो बहुत ज्यादा है तो इसका जो प्रतिरोध है दोस्तों ये कम हो जाएगा, ठीक है। एरिया इसका बहुत ज्यादा है तब इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, लेकिन लंबाई पर प्रतिरोध जो है दोस्तों ये निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लंबाई पर प्रतिरोध जो है निर्भर नहीं करता है। तो आंसर लिखना है कि किसी चालक की लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है, जबकि लंबाई कम करने पर प्रतिरोध जो है घट जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों होता है आपका जो यहाँ पर समझ लीजिए कि R बराबर होता है, ठीक है, R बराबर होता है रो L/A, ठीक है। जब हम लोग दोस्तों L को बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा, लेकिन जब हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध है दोस्तों ये घट जाएगा, जैसे कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया।
तो यहाँ पर क्या लिखना है कि किसी चालक की प्रयुक्तता उसके लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब है दोस्तों ये नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3 नंबर में कि अमलगन किसे कहते हैं। ठीक है, अमलगम किसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसे भी नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो ऐसा मिश्र धातु, ठीक है, जिसमें एक धातु पारा होता है और उसमें अमलगम होते हैं। ऐसा मिश्र धातु जिसमें जो है एक धातु दोस्तों एक पारा होता है और उसे जो है अगलमग कहते हैं। ठीक है, अमलगम कहते हैं। अब आइए तो 4 नंबर का जो प्रश्न है कि एथिन का आणविक सूत्र है C2H4। ठीक है, इनमें कौन कौन से यह संयोजी आबंध होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए इस टाइप का प्रश्न आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, काफी अच्छी तरह से समझाने के बाद। ठीक है, लेकिन इसका उत्तर समझ लीजिए कि इनमें 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध तथा कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध होगा तथा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच दोस्तों एकल बंध होता है। ठीक है, हालांकि इसका जो दोस्तों एक नेक्स्ट पार्ट बनेगा जिसमें इस टाइप का प्रश्न आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा क्योंकि ये इस तरह का जो प्रश्न दोस्तों ये समझना अधिक जरूरी है। ठीक है, मैं आपको कॉपी पे नोट करके बताऊंगा और वीडियो बना करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर की जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नता का क्या लाभ होता है, क्या लाभ है। ठीक है, तो जैव विविधता दोस्तों परितंत्र का स्थिरता पदार्थ जो यहाँ पर कर्व पारिस्थितिक संतुलन को बरकरार रखती है। पौधे तथा जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल द्वारा जुड़े होते हैं और एक प्रजाति की विलुप्ति दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर गाय भैंस बकरी अगर जीवन यानी धरती पर नहीं रहता दोस्तों तो घास जो है दोस्तों जैसे कि घास आप देखते हैं वो काफी मात्रा में बढ़ जाता है। तो यानी कि किसी चीज को खत्म करने के लिए दूसरे को बनना जरूरी है। ठीक है, यानी इस समझ लीजिए इसे। अब चलिए यहाँ पर 6 नंबर में है और ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न दोस्तों कि समृद्धि अंग से अंग किसे कहते हैं। ठीक है, समृद्धि अंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक ऐसा अंग जो संरचना में तो अलग अलग होते हैं पर उनका कार्य एक ही होता है। जैसे कि दोस्तों आप जब भी जो है पतंग उड़ा है, ठीक है, पतंग उड़ा है उनका संरचना दोस्तों अलग अलग है। ठीक है, पतंग का संरचना अलग है, बल्कि पक्षी का संरचना दोस्तों अलग है। लेकिन क्या दोनों आसमान में उड़ते हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ दोनों आसमान में उड़ते हैं, लेकिन इनका जो बनावट है दोस्तों अलग अलग है, लेकिन जो कार्य है एक ही होता है आसमान में उड़ने का। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है समृद्धि अंग जो किसे कहते हैं इस प्रकार से लिखना। ठीक है, उसे समृद्धि अंग कहते हैं जैसे पक्षी के पंख और कीट के पंख यानी कि पतंग के पंख। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पर वेरी शॉर्ट का लास्ट प्रश्न है कि आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दे जो यह बताते हैं कि आप पर्यावरण के मित्र हैं। क्या आप पर्यावरण के मित्र हैं, तो आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, जिसके कारण यह तय हो जाए कि आप जो पर्यावरण का असली मित्र हैं। तो मैं बाजार जाते समय, ठीक है, खुद का थैला ले जाता हूँ और प्लास्टिक के प्रयोग कम से कम करता हूँ। क्या आप सभी ये चीज को फॉलो करते हैं। तो प्लास्टिक एक अजैव न्यूनीकरण पदार्थ है, इसका विघटन नहीं होता है और यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप बाजार जाया करें तो आप जो है खुद का थैला दोस्तों ले जाए, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। प्लास्टिक में जो भी सामान आते हैं उनका कम से कम उपयोग करें ताकि आप सभी सुरक्षित हो और पर्यावरण भी सुरक्षित हो और इस तरह से आप जो पर्यावरण का एक सच्चा मित्र बन सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों सेक्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेक्शन है हम लोग अभी देख लिए, सेक्शन बी हो जाएगा ये। ठीक है, तो किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, आंसर एनी 5 क्वेश्चन। दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को खत्म होने के बाद एक बार जरूर से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा और टेलीग्राम में जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, टेलीग्राम का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में दिया गया है, ज्वाइन हो जाएगा। साथ ही मेरा नेक्स्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वहां पर मैथ का जो तैयारी हो रहा है दोस्तों। ठीक है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, मैथ क्लब चैनल का नाम है। ठीक है, चलिए 8 नंबर का प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें और चालक का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध को दोस्तों परिभाषित करना। ठीक है, तो किसी चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है फॉर्मूला एक अगर आपको याद रहेगा तो इस प्रकार का जो प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि R जो बराबर होता है V/I का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर विभवांतर और विद्युत धारा के, ठीक है, विभवांतर तथा
उसमें प्रवहित जो है धारा के अनुपात को, इसका जो अनुपात होता है दोस्तों, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है। और चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल और चालक पदार्थ की प्रकृति पर जो है निर्भर करता है। तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा आर बराबर, ठीक है, रो एल बटे ए। तो यहां पर ये दोस्तों पदार्थ का जो प्रकृति है ये लंबाई पर भी निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पर 9 नंबर का जो प्रश्न है और ये आपका जो है न्यूमेरिकल के आधार पर प्रश्न, ठीक है, कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध हो। तो सबसे पहला में कुल प्रतिरोध हमको 1 लाना है और दूसरा में 11 लाना है, ठीक है। तो प्रतिरोध को दोस्तों हम दो ही तरह से जोड़ सकते हैं, एक समांतर में, ठीक है, और एक आपका जो श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो एक प्रतिरोध, एक यहाँ पर ओम लाना है, तो किस तरह से हम लोग पहला को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए जो आपका लिखा गया है, ठीक है, कि 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर R1 जो है दोस्तों ये आपका जो है 2 दिया गया है, ठीक है, 2 ओम है, 2 ओम, और R2 दोस्तों आपका है, ये आपका जो है 3 ओम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अभी समझ लीजिए इसी प्रकार से लिखना है। और R3 जो है दोस्तों ये आपका जो है 6 ओम दिया गया है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग समांतर में जोड़ते हैं, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो आपका 1 ओम जो है यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको किस प्रकार से जोड़ते हैं मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो R बराबर जो सूत्र होता है समांतर क्रम का, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, 1/R2 प्लस 1/R3। अब जो R1 R2 और R3 का जो मान है यहाँ पर हम लोग बैठा लेंगे, तो आपका जो है जो पता हो जाएगा कितना ओम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर 1, R1 दोस्तों आपका 2 दिया गया है, प्लस R2 दोस्तों आपका ये 3 दिया गया है, और R3 जो आपका दोस्तों ये 6 दिया गया, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों 2 3 6 का, तो आपका एलसीएम जो है यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। ऊपर मैं बता रहा हूँ ताकि आपको जो है दिखने में आसान हो, ठीक है। एलसीएम आपका 6 आएगा, तो 2 को 6 से भाग देंगे दोस्तों 3 बार में, तो 3 को ऊपर से गुना करेंगे 3 आएगा। 3 को 6 से भाग देंगे 2 बार में, तो 2 एकम 2 आएगा, और 6 को 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 एकम 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऊपर जो है 3 2 5 5 और 1 6, 6/6, ठीक है, 6/6 अगर इसको काटेगा तो यहाँ पर 1 ओम आप सभी का प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहला वाला को समांतर क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों, तो 1 ओम जो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला में ऐसा नहीं है, बी में जो दोस्तों 11 ओम जहाँ पर प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए दोस्तों तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे दोस्तों तब आपका जो है 11 ओम प्राप्त होगा। तो श्रेणी क्रम का दोस्तों जो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आप वैल्यू बैठा दीजिए, आपका जो आंसर खुद पर खुद आ जाएगा, ठीक है। बराबर R1 दोस्तों 2 ओम था, ठीक है, 2 ओम था, यहाँ पर ओम हम लोग नहीं लिखते अभी। दूसरा आपका 3 ओम था, और तीसरा आपका जो है 6 ओम था। 3 2 5 5 और 6 11 ओम दोस्तों आपका जो प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल था, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था और आसान भी था, ठीक है। अब चलिए आगे आप सभी का गेट से संबंधित यानी कि दरवाजा से संबंधित प्रश्न। तो संक्षारण किसे कहते हैं और इससे सुरक्षा के उपाय बताएं। तो जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट या सल्फाइड में किसी की परत चढ़ जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। यानी कि दोस्तों आप सभी जो है बाहर का जो गेट होगा, आप सभी का मेन दरवाजा जिसको हम लोग कहते हैं, वो तो आपका लोहा का होगा, और लोहे के गेट पर दोस्तों आप सभी जो है पेंट करते हैं। पेंट इसलिए करते हैं ताकि जो है वो जो आपका लोहा का जो गेट है उसमें जंग ना लग जाए। तो जंग क्या होता है दोस्तों, लोहे के गेट में ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है और वो जंग लग जाता है, और इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। और इसे जो आपका जो उपाय है दोस्तों, यानी सुरक्षा का उपाय जो है पेंट या ग्रीस लगाकर हम संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप उत्तर खुद पर खुद लिख सकते हैं। अभी 11 नंबर का जो प्रश्न है कि संयोजन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं उदाहरण के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संयोजन में देखते हैं, तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोस्तों 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का जो निर्माण करता है, ठीक है। ऐसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर
एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हैं CaO प्लस H2O, इस दोनों का अभिक्रिया कराएं तो दोस्तों यहाँ पर CaOH का होल्ट वाइज बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर प्रतिस्थापन में देखो तो ऐसे भी क्रिया जिसमें हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन कार्बन का, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको हम लोग समीकरण यहाँ पर आपको उदाहरण से समझाते हैं तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। CH4 प्लस Cl2, ठीक है। और यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से अगर हम लोग इसको अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर समझिएगा कि सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया कराने पर, ठीक है, तो ये H4 जो है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर H4 और C12 यहाँ पर Cl2 है जो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, H4 को एक को घटा देगा और Cl यहाँ पर एक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों CH3 एक घटा दिया और Cl एक मिल गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर H एक बच गया दोस्तों, तो H हम लोग लिख लेंगे, बल्कि यहाँ पर Cl भी एक बच गया तो Cl हम लोग लिखेंगे, यानी कि CH3 Cl प्लस HCl, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 Cl प्लस HCl, ये इस प्रकार का अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 नंबर का जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि खाद्य जाल क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करती है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करती है जिसे खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जैसा घास टिंडों के द्वारा भी खाई जाती है, खरगोश के द्वारा भी खाई जाती है, फिर इस शाकाहारी जीवों को एक से अधिक मांसाहारी जीव भी खा सकते हैं, ठीक है। यानी कि समझना यह है कि आपको यहाँ पर एक घास, ठीक है, घास को दोस्तों यहाँ पर खरगोश खाया, ठीक है, खरगोश खा लिया घास को, खरगोश को दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए कि शेर खा गया, ठीक है, शेर खा गया। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर घास, ठीक है, घास को इस बार आप जो बकरी खाया और बकरी को इस बार आप शेर खा लिया, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए कि घास को सबसे पहले खरगोश खाया, खरगोश को अब शेर खा गया, घास को बकरी खाया और बकरी को जो है शेर खा गया। यानी कि दोस्तों दोनों यहाँ पर समझना है कि ये भी घास खा रहा है, ये भी घास खा रहा है, लेकिन जो खाने वाला जो मांसाहारी जो जीव है दोस्तों शेर, ये दोनों को खा गया। तो इस दोनों को मिलाकर दोस्तों खाद्य जाल हम लोग कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर का जो प्रश्न हम लोग समझे तो यहाँ पर है कि ऐसे 3 कारकों को तरीके के बताएं, ठीक है, जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि ऐसे 3 तरीके क्या हैं। तो 3 तरीके निम्नलिखित है दोस्तों जिसमें अजैव न्यूनीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पहला है अजैव न्यूनीकरण पदार्थ का अपघटन नहीं होने के कारण या मिट्टी में मिलकर मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। दूसरा है इनको जलाने पर वायु प्रदूषण होता है। तीसरा यह खाद्य श्रृंखला में मिलकर हमें क्षति पहुंचाती है, ठीक है। तो यह आप जो इसको समझकर भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो जीवाश्म क्या है और यह विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। और यह विकास के विषय में यह दर्शाता है कि ऐसी कौन सी स्पीशीज है, ठीक है, स्पीशीज है जो कभी जीवित थी परंतु वह अब जो लुप्त है। यानी जो जीवाश्म कहने का मतलब है कि अब जो डायनासोर को हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो डायनासोर दोस्तों यह अब जो विलुप्त हो गया है, ठीक है, लुप्त हो गया है, लेकिन इसका जो है कहीं कहीं पैरों का निशान जो है चट्टानों पर जो है अभी भी दर्शाता है। इसका जो दोस्तों कंगाल भी मिला है, तो कंगाल भी मिला है, पैरों का निशान भी है, लेकिन वो जो है अब लुप्त हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट हम लोग देखा दोस्तों, टोटल हम लोग अभी 14 प्रश्न देखे, 19 प्रश्न टोटल आपका जो है सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो 5 जो आपका लॉन्ग प्रश्न बच गए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। एक पार्ट में देखने से जो आप सभी को कम समझ में आएगा, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए हम लोग दोस्तों मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।